कहानी की शुरुआत होती है इवान नाम के एक छोटे से लड़के से, जो रूस के एक बर्फीले और सुनसान इलाके में अपने दादा के साथ शिकार पर गया हुआ था, जहां उसके दादा एक चाल चलते हैं और अपने घोड़े को चारे की तरह बांध देते हैं ताकि कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बनाने आए और तभी इवान अपनी स्नाइपर राइफल से उसे मार गिराए। लेकिन जब अचानक एक खतरनाक भेड़िया उनके सामने आ जाता है तो इवान डर के मारे घबरा जाता है और उसकी उंगलियां ट्रिगर पर कांपने लगती हैं, जिसकी वजह से उसका निशाना पूरी तरह चूक जाता है और भेड़िया वहां से बच निकलता है। इसके बाद कहानी सीधे वर्तमान समय में पहुंचती है, जहां इवान अब बड़ा हो चुका है और 1942 में रशियन आर्मी का एक सिपाही बन चुका है। यह वही दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और हिटलर की सेना यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी। अब उसकी नजर रूस पर थी और इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे स्टेलिनग्राद नाम के एक बेहद अहम शहर को पार करना था। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि वहां पहले से ही सोवियत रेड आर्मी मजबूती से डटी हुई थी। हालांकि सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग जगहों से जवानों को ट्रेन के जरिए वहां भेजा जा रहा था और इन्हीं सैनिकों में इवान भी शामिल था। जैसे ही इवान और बाकी सैनिक स्टेलिनग्राद पहुंचते हैं, उन्हें तुरंत नावों में बैठाकर नदी पार करने के लिए भेजा जाता है ताकि वे सीधे युद्ध के मैदान में उतर सकें। लेकिन इससे पहले कि वे सुरक्षित पार पहुंच पाते, अचानक आसमान से जर्मन लड़ाकू विमानों का हमला शुरू हो जाता है और वे बम बरसाने लगते हैं। इस भीषण हमले में कई नावें डूब जाती हैं और सैकड़ों सैनिक नदी में ही मारे जाते हैं। हालांकि इवान किसी तरह अपनी जान बचाकर तैरते हुए किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। इस हमले के बाद हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सेना के पास पर्याप्त हथियार भी नहीं बचते। इसीलिए अधिकारियों द्वारा सैनिकों को जोड़ी में बांट दिया जाता है, जहां एक को बंदूक दी जाती है और दूसरे को केवल गोलियां। इवान के हिस्से में सिर्फ गोलियां आती हैं, जबकि उसके साथी के पास राइफल होती है और उसे साफ आदेश दिया जाता है कि अगर उसे खुद हथियार चाहिए तो उसे दुश्मन को मारकर उसका हथियार छीनना होगा। आदेश मिलते ही रूसी सेना हमला बोल देती है और तेजी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जर्मन सेना भी पूरी तैयारी के साथ जवाब देती है और चारों तरफ गोलियों और बमों की बरसात शुरू हो जाती है। इस भीषण जंग में कई रूसी सैनिक मारे जाते हैं और उनमें इवान का साथी भी शामिल होता है। इवान तुरंत उसकी राइफल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक दूसरा सैनिक उसे धक्का देकर वह राइफल खुद ले जाता है। अब हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि जर्मन सैनिक भारी पड़ने लगते हैं और कुछ रूसी सैनिक डरकर पीछे हटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे भागकर पीछे लौटते हैं, उनके अपने ही अधिकारी उन्हें गोली मार देते हैं, क्योंकि युद्ध से पीछे हटना उनके लिए गुनाह माना जाता था। अब कई घंटों तक चली भीषण लड़ाई के बाद हालात ऐसे हो जाते हैं कि जर्मन सेना स्टेलिनग्राद शहर पर कब्जा जमा लेती है और पूरा इलाका रशियन सैनिकों की लाशों से पट जाता है। इसी बीच जब एक रूसी गाड़ी शहर के खंडहरों के बीच से गुजर रही होती है, तभी जर्मन टैंक उसे निशाना बनाकर हमला कर देते हैं। लेकिन धमाका होने से ठीक पहले उस गाड़ी से एक आदमी बाहर कूद जाता है, जिसका नाम डेनिल लोफ होता है और वह असल में रशियन आर्मी के लिए अखबार छापने का काम करता था। वह तेजी से भागकर आसपास पड़ी लाशों के बीच छिप जाता है ताकि जर्मन सैनिकों से बच सके। थोड़ी ही देर में जर्मन सैनिक उसे ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचते हैं और बिना कुछ सोचे समझे वहां पड़ी हर लाश पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन किस्मत से डेनिल को एक भी गोली नहीं लगती। हालांकि चारों तरफ फैली लाशों की हालत देखकर उसे घबराहट और उल्टी आने लगती है। जैसे ही जर्मन सैनिक वहां से चले जाते हैं, डेनिल धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता है और तभी उसकी नजर एक जर्मन ऑफिसर पर पड़ती है, जो बेफिक्र होकर नहाने की तैयारी कर रहा होता है। यह मौका देखकर डेनिल पास पड़ी एक बंदूक उठा लेता है और उस पर निशाना साधता है। लेकिन तभी अचानक लाशों के ढेर में से एक जिंदा इंसान उठकर बाहर आता है और वह कोई और नहीं बल्कि इवान होता है। इवान तुरंत उसे इशारा करके गोली चलाने से रोक देता है और कहता है कि सीधे फायर मत करो, बल्कि किसी बड़े धमाके का इंतजार करो ताकि गोली की आवाज उसमें दब जाए। डेनिल पहले से ही डरा हुआ था, इसलिए वह राइफल इवान को थमा देता है और खुद पीछे हट जाता है। अब इवान पूरी शांति से निशाना लगाकर सही मौके का इंतजार करने लगता है और जैसे ही पास में एक मिसाइल का जोरदार धमाका होता है, वह तुरंत ट्रिगर दबाता है और एक सटीक हेडशॉट के साथ जर्मन ऑफिसर को खत्म कर देता है। धमाके की वजह से किसी को गोली की आवाज सुनाई नहीं देती। इसके बाद अगला धमाका होते ही इवान एक और जर्मन सैनिक को ढेर कर देता है, लेकिन इस बार एक तीसरा सैनिक उसे देख लेता है और तुरंत जमीन पर लेटकर उसकी तरफ ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन इवान अपनी तेजी दिखाते हुए उसे भी गोली मार देता है। अब वहाँ मौजूद आखिरी जर्मन सैनिक को शक हो जाता है कि आसपास कोई छिपा हुआ है, इसलिए वह वहां से भागने लगता है। लेकिन इवान खड़े होकर सटीक निशाना लगाता है और उसे भी खत्म कर देता है। इस तरह कुछ ही पलों में इवान 4 सैनिकों और एक कमांडर को मार गिराता है। इसके बाद इवान और डेनिल सुरक्षित तरीके से रशियन हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जहां डेनिल इस पूरी घटना को अखबार में छापता है और इवान को एक हीरो की तरह पेश करता है। उधर रशियन आर्मी के कमांडर काफी परेशान होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनकी सेना लगातार कमजोर पड़ती जा रही थी। इस स्थिति को संभालने के लिए वह एक मीटिंग बुलाते हैं और अपने सीनियर अधिकारी
अधिकारियों से कोई ऐसा तरीका पूछते हैं जिससे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा सके। तभी डेनिल सुझाव देता है कि अगर जीत हासिल करनी है तो सैनिकों के दिल में उम्मीद जगानी होगी और इसके लिए एक हीरो की कहानी सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। वह इवान का उदाहरण देते हुए उसकी बहादुरी को पूरे देश में फैलाने की बात करता है ताकि बाकी सैनिक भी उससे प्रेरित हो सकें। कमांडर को यह आइडिया पसंद आता है और वह इसे तुरंत लागू करने का फैसला कर लेता है। इसके बाद डेनिल लोफ ने इवान की बहादुरी की पूरी कहानी अखबार में छाप दी और देखते ही देखते इवान पूरे देश में एक हीरो बन गया। उसकी पहचान अब सिर्फ एक सैनिक की नहीं बल्कि उम्मीद के प्रतीक के रूप में होने लगी। इसी के साथ उसका ट्रांसफर स्नाइपर यूनिट में कर दिया गया और वहां पहुंचते ही उसने अपनी सटीक निशानेबाजी से जर्मन सेना में दहशत फैलानी शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसने 33 जर्मन सैनिकों को मार गिराया और उसके खौफ की वजह से 13 जर्मन कमांडरों को अपनी पोस्ट छोड़ने तक की नौबत आ गई। दिन गुजरते गए और इवान एक एक करके दुश्मन अधिकारियों को खत्म करता रहा। एक दिन मिशन के दौरान उसकी मुलाकात शाशा नाम के एक छोटे बच्चे से होती है जो उसे देखते ही बेहद खुश हो जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ शाशा की माँ भी इवान का स्वागत करती है और उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है। थोड़ी देर बाद डेनिल लोफ भी वहाँ पहुँच जाता है और इवान को उसके फैंस द्वारा भेजी गई ढेर सारी चिट्ठियां दिखाता है। तभी वहाँ तानिया नाम की एक लड़की आती है जो खुद भी एक बहादुर रशियन सैनिक होती है और आम लोगों को जर्मन सेना से बचाने का काम करती है। डेनिल उसे देखते ही पसंद करने लगता है, लेकिन तानिया के दिल में इवान के लिए इज्जत और लगाव होता है क्योंकि वह उसकी बहादुरी के किस्से पहले ही सुन चुकी होती है। उधर जर्मन सेना का नया कमांडर हालात को संभालने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर को बुलाता है और उसे इवान को मारने का काम सौंपता है। इस स्नाइपर का नाम कोनिक होता है जिसने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को अपने निशाने से खत्म किया था। कोनिक मैदान में उतरते ही अपनी मौजूदगी का एहसास करा देता है और पहले ही दिन 5 रशियन सैनिकों को मार गिराता है। अगले दिन इवान के साथियों को खबर मिलती है कि शहर की एक बिल्डिंग में एक जर्मन स्नाइपर छिपा हुआ है। यह सुनते ही इवान अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचता है और काफी देर तलाश करने के बाद वह एक खिड़की में बैठे स्नाइपर को देख लेता है और बिना देर किए उसे हेडशॉट मार देता है। इसके बाद वह अपने साथी के साथ उस बिल्डिंग के अंदर जाता है ताकि किल कंफर्म कर सके, लेकिन अंदर पहुंचकर उसे पता चलता है कि वह असली स्नाइपर नहीं बल्कि एक नकली पुतला था जो उसे फंसाने के लिए रखा गया था। तभी अचानक जर्मन फाइटर प्लेन्स उस बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं और चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। इस खतरनाक स्थिति में इवान का साथी घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगता है। इवान उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वह काबू में नहीं आता और जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर भागता है तभी कोनिक उसे दूर से ही सटीक निशाना लगाकर मार गिराता है। किसी तरह इवान अपनी जान बचाकर हेडक्वार्टर वापस लौटता है और पूरी घटना डेनिल को बताता है। तब डेनिल उसे बताता है कि यह हमला किसी आम स्नाइपर का नहीं बल्कि कोनिक का था जिसे खास तौर पर उसे मारने के लिए भेजा गया है। अगले दिन इवान और उसके साथियों को खबर मिलती है कि शहर की एक टूटी फूटी बिल्डिंग में जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी घात लगाकर बैठी है। यह सुनते ही इवान अपने 2 साथियों के साथ वहां निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वे उस जगह के पास पहुंचते हैं जर्मन सैनिक उन पर मशीन गन से हमला कर देते हैं। तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और बच निकलते हैं। इसके बाद इवान ऊपर की मंजिल पर जाकर जवाबी हमला शुरू करता है और साथ ही वह वहां की टेलीफोन लाइनों को काट देता है ताकि दुश्मन बैकअप न बुला सके। वह समझ चुका था कि दिन के उजाले में बाहर निकलना मौत को न्योता देना होगा, इसलिए तीनों फैसला करते हैं कि अंधेरा होने तक वहीं छिपे रहेंगे। भूख लगने पर वे कुछ खाने का सोचते हैं लेकिन उन्हें याद आता है कि उनका सूप नीचे ही रह गया है। इसी बीच इवान का एक साथी बिना बताए नीचे चला जाता है ताकि सूप लेकर आ सके, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी उसे पकड़ लेती है और उसे बंदी बना लेती है। अब यहाँ कोनिक उस पकड़े गए सैनिक से इवान के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह कुछ भी बताने से इनकार कर देता है तो कोनिक एक चाल चलता है और उसे जर्मन यूनिफॉर्म पहनाकर फोन लाइन ठीक करने भेज देता है ताकि उसकी मदद से इवान की लोकेशन का पता लगाया जा सके। उधर इवान का साथी लिकॉफ उस इलाके पर नजर रख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक जर्मन सैनिक पर पड़ती है जो टूटे हुए तार को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन असल में वह उनका वही साथी होता है जो सूप लाने गया था। अब इवान और लिकॉफ समझ जाते हैं कि दुश्मन उनकी लोकेशन के करीब है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वे एक चाल चलते हैं और खिड़की से एक हेलमेट बाहर निकालते हैं ताकि अगर कोनिक आसपास छिपा हो तो वह उस पर गोली चलाए और उसकी पोजीशन का पता चल सके। लेकिन कोनिक इतना अनुभवी होता है कि वह इस जाल में नहीं फंसता और फायर नहीं करता। इससे इवान और लिकॉफ को लगता है कि शायद वहाँ कोई स्नाइपर मौजूद ही नहीं है, लेकिन जैसे ही वे दोनों बिल्डिंग के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं तभी कोनिक मौका देखकर गोली चलाता है और लिकॉफ को मार गिराता है। अपने साथी की मौत देखकर इवान अंदर से टूट जाता है और भारी मन से अपने बेस पर लौट आता है। वह डेनिल से कहता है कि वह उस जर्मन स्नाइपर का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वह उससे ज्यादा चालाक और खतरनाक है। तब डेनिल उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि जल्द ही वे उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे खत्म कर देंगे। उधर कोनिक एक रूसी
अखबार में इवान के बारे में छपी खबरें पढ़ रहा होता है और उसी समय साशा उसके जूतों को साफ कर रहा होता है। असल में साशा एक डबल एजेंट होता है जो जर्मनों के बीच रहकर उनकी जानकारी चुपचाप रूसी सेना तक पहुंचाता है। कोनिक साशा को अखबार देता है और उससे जर्मन भाषा में उसका अनुवाद करने को कहता है। साशा ऐसा ही करता है और इवान की बहादुरी की तारीफ पढ़कर कोनिक भी सतर्क हो जाता है। बातों बातों में साशा यह भी बता देता है कि वह इवान से मिल चुका है और वह अक्सर उसके घर आता है। यह सुनकर कोनिक उसे खाने पीने का लालच देता है और इवान के छिपने की जगह के बारे में पूछता है। अपना भेद न खुलने देने के लिए साशा उसे एक ठिकाने के बारे में बता देता है। यह जानकारी मिलते ही कोनिक वहां पहुंचकर घात लगाकर बैठ जाता है। उधर साशा तुरंत इवान के पास पहुंचकर उसे कोनिक के प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। अब पूरी जानकारी मिलने के बाद इवान भी उस जगह पहुंचता है, लेकिन सीधे जाने के बजाय वह एक पाइपलाइन के रास्ते अंदर घुसने का फैसला करता है। उधर कोनिक मेन एंट्री पर निशाना साधे बैठा होता है। तभी उसे पाइपलाइन से आवाज सुनाई देती है और वह अपनी पोजीशन बदलकर इंतजार करने लगता है। जैसे ही इवान और उसका साथी पाइपलाइन से बाहर निकलते हैं, कोनिक उन पर फायर कर देता है जिससे इवान का साथी घायल हो जाता है और इवान की राइफल भी उसके हाथ से छूट जाती है। इवान तुरंत कवर ले लेता है और अपने साथी को वापस लौटने के लिए कहता है। इसके बाद वह एक रस्सी से चाकू बांधकर अपनी राइफल को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोनिक गोली चलाकर उस रस्सी को काट देता है। उसी समय जर्मन विमान आसपास बमबारी शुरू कर देते हैं जिससे टूटे कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर जाते हैं। इन टुकड़ों में इवान की परछाई देखकर कोनिक उसकी सटीक लोकेशन समझ जाता है और उसे निशाने पर लेने के लिए तैयार हो जाता है। उधर घायल साथी हेडक्वार्टर पहुंचकर डेनिल और तानिया को सारी बात बता देता है। ये सुनते ही तानिया बिना देर किए हथियार उठाकर इवान की मदद के लिए निकल पड़ती है और पाइपलाइन के रास्ते उसके पास पहुंच जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है, इवान उसे कोनिक की लोकेशन बताकर छिपे रहने को कहता है। फिर वह एक योजना बनाता है और तानिया से कहता है कि वह कांच के टुकड़े से रोशनी को कोनिक की आंखों पर डाले। तानिया ऐसा ही करती है और तेज चमक से कोनिक कुछ पल के लिए कुछ देख नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर इवान अपनी राइफल उठा लेता है और फायर करके कोनिक के हाथ में गोली मार देता है। घायल होने के बाद कोनिक वहां से पीछे हट जाता है और इवान और तानिया सुरक्षित अपने बेस लौट आते हैं। उस शाम इस छोटी जीत का जश्न मनाया जाता है और सभी सैनिक इवान की तारीफ करते हैं, लेकिन इवान डेनिल से कहता है कि वह अपने बारे में अखबार में कुछ भी छपवाना नहीं चाहता क्योंकि वह खुद को हीरो नहीं बल्कि एक साधारण स्नाइपर मानता है। डेनिल उसे समझाता है कि उसकी कहानी से पूरे देश के सैनिकों को हिम्मत मिलती है, इसलिए उसका हीरो बनना जरूरी है। इसके बाद डेनिल साशा को बुलाता है और साशा बताता है कि जब भी वह कोनिक के जूते साफ करता है तो उस पर पीली मिट्टी लगी होती है जो आमतौर पर केमिकल फैक्ट्री के आसपास मिलती है। यह सुराग मिलते ही इवान और साशा उस फैक्ट्री तक पहुंचते हैं और इवान वहां लाशों के बीच छिपकर कोनिक का इंतजार करने लगता है। लंबा इंतजार करते करते उसे नींद आ जाती है और उसी दौरान कोनिक चुपचाप उसके सामने से गुजर जाता है। इसी बीच एक जर्मन सैनिक वहां आता है और मरे हुए सैनिकों की जेबें टटोलकर सामान चुराने लगता है। वह इवान को भी मरा हुआ समझकर उसकी जेब से उसका पहचान पत्र निकाल लेता है। इवान अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। वह सैनिक अपने कमांडर के पास जाकर वह आई कार्ड दिखाता है और इसे देखकर कमांडर को यकीन हो जाता है कि इवान मर चुका है। वह तुरंत कोनिक को बुलाकर मिशन खत्म होने की सूचना देता है और सामान पैक करने को कहता है। दूसरी ओर जब यह खबर रशियन हेडक्वार्टर तक पहुंचती है तो वहां हड़कंप मच जाता है। कमांडर डेनिल को आदेश देता है कि इस खबर को दबाकर रखा जाए क्योंकि अगर सैनिकों को पता चला कि उनका हीरो मर गया है तो उनका मनोबल टूट जाएगा। इसके बाद डेनिल तानिया को यह खबर देता है और पहले तो उसे भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वह जर्मन रेडियो पर भी यही सुनती है तो वह अंदर से टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोनिक आराम से बैठा होता है और साशा उससे जूते साफ कर रहा होता है, लेकिन इस बार साशा की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वह इवान की मौत की खबर से अंदर ही अंदर टूट चुका था। यह देखकर कोनिक को उस पर शक होने लगा कि एक जर्मन के लिए काम करने वाला लड़का आखिर एक दुश्मन सैनिक की मौत पर इतना दुखी क्यों है। तभी वह साशा को शांत कराते हुए कहता है कि इवान अब भी जिंदा है क्योंकि उसे मारने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद साशा की वफादारी को परखने के लिए कोनिक उसे बताता है कि रेलवे स्टेशन के पास उसे एक ऐसी जगह मिली है जहां से पूरे स्टेलिनग्राद पर नजर रखी जा सकती है और वह अगले दिन सुबह वहीं जाकर इवान को ढूंढने की कोशिश करेगा। ये सुनते ही साशा तुरंत डेनिल के पास पहुंचता है और उसे कोनिक की नई लोकेशन के बारे में सब कुछ बता देता है। जैसे ही यह खबर मिलती है, तानिया बिना समय गंवाए स्टेशन की ओर निकल पड़ती है क्योंकि वह कोनिक को मारकर बदला लेना चाहती है। इसी दौरान इवान भी अपने हेडक्वार्टर लौटता है और उसे जिंदा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जब उसे पता चलता है कि तानिया अकेले ही कोनिक का सामना करने गई है तो वह उसकी मदद के लिए तुरंत निकल पड़ता है। दूसरी ओर कोनिक छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे एक आकृति नजर आती है जो रेंगते हुए आगे बढ़ रही होती है और उसकी पीठ पर स्नाइपर राइफल टंगी होती है। वह उसे इवान समझकर सही मौके का इंतजार करने लगता है, लेकिन असल में वह तानिया होती है। जैसे ही तानिया बाहर निकलने वाली
होती है। तभी आखिरी पल में इवान वहाँ पहुंचकर उसे रोक लेता है और उसे जिंदा देखकर तानिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों के बीच भावनाएं उभर आती हैं और तानिया अपने दिल की बात कह देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह साशा इवान से मिलने के लिए स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ कोनिक पहले से मौजूद होता है, क्योंकि अब तक वह समझ चुका होता है कि साशा एक डबल एजेंट है और उसने उसे धोखा दिया है। कोनिक बिना किसी दया के साशा को मार देता है और उसकी लाश को शहर के बीच टांग देता है ताकि सबके दिल में डर बैठ जाए। जब तानिया यह देखती है तो वह गुस्से से भर जाती है और तुरंत कोनिक को मारने निकल पड़ती है, लेकिन इवान उसे रोकता है और वादा करता है कि वह खुद साशा की मौत का बदला लेगा। इसी बीच जर्मन सेना शहर पर हमला तेज कर देती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। यह देखकर तानिया साशा की माँ को बचाने के लिए उनके पास जाती है और उन्हें शहर से निकालने की कोशिश करती है। वह उन्हें सच्चाई नहीं बताती और कहती है कि साशा ने जर्मनों का साथ दे दिया है ताकि वह सदमे से टूट न जाए। इसके बाद वे सभी नदी की ओर भागते हैं, लेकिन रास्ते में एक जर्मन मिसाइल तानिया के पास गिरती है और वह बुरी तरह घायल हो जाती है। डॉक्टर जांच करके बता देता है कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनकर डेनियल पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वह तानिया से प्यार करता था और खुद को उसकी हालत के लिए जिम्मेदार मानता है। वह इवान के पास जाकर उसे यह खबर देता है और यह सुनकर इवान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कोनिक की लोकेशन पता करने के लिए डेनियल खुद को सामने लाता है और जैसे ही कोनिक उसे देखता है वह गोली चला देता है। कोनिक को लगता है कि उसने इवान को मार गिराया है, इसलिए वह वहीं छिपकर कुछ देर और इंतजार करता है। लेकिन जब काफी समय तक कोई हलचल नहीं होती तो वह किल कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह रेलवे ट्रैक पार करता है उसकी नजर इवान पर पड़ती है, जो पहले से ही घात लगाकर उसका इंतजार कर रहा होता है। यह देखकर कोनिक समझ जाता है कि अब खेल खत्म हो चुका है और वह अपनी कैप उतारकर इवान को सम्मान देता है। अगले ही पल इवान बिना देरी किए उसे हेडशॉट मार देता है और उसकी राइफल को सम्मान के तौर पर डेनियल की बॉडी के पास रख देता है। इस घटना के करीब 2 महीने बाद रशियन आर्मी जर्मन सेना को पीछे धकेल देती है और स्टेलिनग्राद को दोबारा अपने कब्जे में ले लेती है। कुछ समय बाद इवान को तानिया का एक पत्र मिलता है जिसमें वह बताती है कि वह जिंदा है और अस्पताल में इलाज करवा रही है। यह पढ़कर इवान तुरंत उससे मिलने पहुंचता है और उसे जिंदा देखकर राहत की सांस लेता है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। आई होप आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।